हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सिलरी वर्ब्स लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इंग्लिश ग्रामर में, और हम बोलने के लिए बहुत ज्यादा मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं। जब हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या हिंदी से अंग्रेजी में हमको ट्रांसलेशन बनाना हो, तो उसके लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लगभग। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज लेकर के आया हूं, और बस आप लोग देखते रहे वीडियो। मेरे जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं यूट्यूब पे सब देख लीजिए, क्योंकि सब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने के बहुत ही आसान से ट्रिक्स को मैंने उसमें जो है दिया है, और उससे आप आसानी से बना सकते हैं कोई भी ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में। और ऐसे ही उसको आप हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, आसानी से बोलना सीख सकते हैं अंग्रेजी इस माध्यम से, जो जिस ट्रिक से या जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस हिसाब से आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। बस आप लोग वीडियो पूरा देखते रहिएगा। उसी तरह से मैं ऑक्सिलरी वर्ब बात लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी, चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो हाई स्कूल की या इंटरमीडिएट की, या फिर कोई कंपटीशन हो टीजीटी पीजीटी, या फिर टेट सुपर टेट, या फिर सीटेट का भी देखिए आ गया है, एग्जाम आने वाला है, तो सीटेट में भी काफी उपयोगी होने वाला है ये मॉडल ऑक्सिलरी। तो इसलिए आप उसको अच्छे से मेरा वीडियो देखिएगा और ढेर सारा लाइक और कमेंट कीजिएगा। यदि किसी पॉइंट पे आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। तो ये दो प्रकार के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दो प्रकार की, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये टोटल जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब वो 24 होते हैं, यानी ये 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन जब ऑक्सिलरी वर्ब्स दो भाग में बढ़ जाते हैं, यानी इनके दो प्रकार होते हैं, तो इसमें जो आपका आता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये आपका हो जाता है 11, और मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है वो हो जाता है आपका 13, यानी 13, 11, 24 टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24 से 24। और फिर जब ये दो भागों में बैठे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी आपका 11 होता है और मॉडल ऑक्सिलरी 13 होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखते क्या होता है, आप जैसे इज, am, are, was, were, do, does, did, has, had और had। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटली 11 हो गए। तो ये आपके जो होते हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कौन होते हैं 13? तो इसमें आप पहले नंबर देख लीजिए, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, might, must, ought, need, dare और used। ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। गिन लीजिए इनको भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो आपके 13 मॉडल ऑक्सिलरी हो गए। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी ऑलरेडी हम टेंस में पढ़ चुके हैं, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में।
देख लीजिए, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में। इनको हम पढ़ चुके हैं। रही बात मोरल ऑक्सिलरीज की, तो इनको हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। मैं आज आप लोगों को मोरल ऑक्सिलरीज के बारे में बताऊंगा, और जो है इस तरह से बता दूंगा कि लाइफ टाइम आप इसको भूल नहीं सकते, और ना ही किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जामिनेशन में आपका ये नंबर कम करेगा। इतनी आसानी से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो अब हम सबसे पहले मोरल ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम मोरल ऑक्सिलरी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। तो हमने भी बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो टोटल कितने हैं? 13, जिसमें पहला आपका था विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, may, might, must, ought, need, dare, and used. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 ये 13 आपके सामने है, जिसमें हम सबसे पहले विल और शैल को पढ़ेंगे। सबसे पहले विल और शैल को पढ़ेंगे। तो हम विल और शैल को पढ़ते हैं, तो यहां हेडिंग डाल देते हैं, यूज ऑफ विल एंड शैल। सबसे पहले विल और शैल को पढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि विल और शैल जो है फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और इनका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। उससे पहले मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बताना चाहता हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी है क्या। मॉडल ऑक्सिलरी एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। इसका एक परिभाषा हो सकता है कि ऐसी सहायक क्रियाएं जिनको वाक्य पूरा करने के लिए किसी अन्य मुख्य क्रिया की जरूरत होती है। ऐसी क्रियाएं जिनको वाक्य पूरा करने के लिए किसी अन्य मुख्य क्रिया की जरूरत पड़ती है, वही मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। यानी ये बगैर मुख्य क्रिया के वाक्य पूरा नहीं कर सकते हैं। इनको वाक्य पूरा करने के लिए सबसे पहले मुख्य क्रिया की जरूरत पड़ेगी। यानी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, जब तक हम कोई मुख्य क्रिया इसके साथ नहीं लिखेंगे, ये वाक्य कंप्लीट नहीं कर सकता। यानी किसी मुख्य क्रिया के ऊपर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी इन्हीं को कहा जाता है जिन्हें वाक्य पूरा करने के लिए किसी अन्य मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की जरूरत होती है, वही मॉडल ऑक्सिलरी कहलाते हैं। ठीक, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी पहचानने का नियम बहुत सरल नियम है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई भी सहायक क्रिया हो जिनको वाक्य पूरा करने के लिए मुख्य क्रिया की जरूरत पड़े, यानी स्वयं वाक्य पूरा ना करके किसी अन्य मुख्य क्रिया के सहायता से वाक्य को पूरा करें, तो समझिए वो मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में फिर पुनः टॉपिक पे आता हूं, विल और शैल के पास। मैं आपको बता दूं कि शैल और विल मैंने भी बताया कि फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया है ना। ये सिंपल फ्यूचर टेंस में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इनको हम टेंस के माध्यम से पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन पूरा फिर बताऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे होता है। तो याद रखिएगा कि विल और शैल का प्रयोग किनके साथ होता है। तो विल और शैल का प्रयोग साधारणतया आई और बी के साथ, केवल टोटली आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी शेष सभी के साथ, शेष सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी दो प्रोनाउन याद रखिएगा, आई और बी, जिनके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका वाक्य है कि मैं
विद्यालय जाऊंगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस आ गया। गा जब मुक्रिया में गा आ जाता है, गा गी गे, तो आप समझ जाते हैं कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। फिर इसको मैं ऑलरेडी टेंस में पढ़ा चुका हूं, पुनः बता दे रहा हूं। तो इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है। देखिए आई के साथ शैल, तो आई शैल गो टू स्कूल। देखिए बगैर मुख्य क्रिया गो के इस शैल अकेले वाक्य को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी है। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, हम किताबें खरीदेंगे। गया फ्यूचर टेंस बना दीजिए, बी के साथ भी शायद है ना, देखिए आई बी के साथ शायद, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट द बुक्स। तो इस तरह से तो सिंपल फ्यूचर बनाने का आसान सा सूत्र है इसके लिए, या आप सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला लगा देंगे, ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर आपका बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट बी, विल या से कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार से लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय लगाया, फिर ऑब्जेक्ट आपका द बुक्स बन गया। सेम ये भी, तो इस तरह से आप बना सकते हो। लेकिन वाक्य में कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि हम आई बी के साथ सेल ना लगा करके विल का प्रयोग करते हैं, और सभी कर्ता के साथ विल ना लगा करके शेल का प्रयोग करते हैं। तो वो कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मैं अभी जस्ट बता दे रहा हूं। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बताऊंगा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि कभी कभी क्या होता है कि विल और शैल का प्रयोग हम कर्ता के विपरीत लगाते हैं, जिससे जो कर्ता विल और जो कर्ता शेल का साथ प्रयोग होते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, और जो कर्ता विल के साथ प्रयोग होते हैं उनके साथ हम शेल का प्रयोग करते हैं, यानी जस्ट अपोजिट। जिनके साथ विल का प्रयोग उनके साथ शेल का प्रयोग, और जिनके साथ शेल का प्रयोग होता था उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, वो कंडीशनल सेंटेंसेस है, जो मैं एक ट्रिक से बता दे रहा हूं कि उसको आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। बस कितना चीज याद रखना, 4 चीजें या 5 चीजें जो भी हो, जैसे धमकी, आवश्यकता, वादा, प्रतिज्ञा और निश्चितता। 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द रख लीजिए, धमकी, आवश्यकता, वादा, प्रतिज्ञा, निश्चितता। इन 5 शब्दों को रख लीजिए। अगर किसी वाक्य में इन 5 का भाव हो रहा है तो आप जस्ट कर्ता के विपरीत वाला क्रिया लगा देंगे, कि जिनके साथ विल का प्रयोग होता था उनके साथ आप शेल का प्रयोग कर देंगे, और जिनके साथ शेल का प्रयोग होता था उनके साथ आप विल का प्रयोग कर देंगे। वो कंडीशनल सेंटेंस आप आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं इजिली। अब मैंने लिखा कि जब वाक्य में धमकी, आवश्यकता, वादा, प्रतिज्ञा, निश्चितता आदि का भाव हो तो विल या शेल का प्रयोग कर्ता के विपरीत करते हैं। जिस कर्ता के अनुसार आप शेल का प्रयोग करते थे उनके साथ आप विल का प्रयोग करेंगे, और जिस कर्ता के साथ आप विल का प्रयोग करते थे उसके साथ आप जस्ट शेल का प्रयोग करेंगे। ये 5 शब्द याद रखिए बस। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए क्या है, धमकी है ना। आप फिल्म में डायलॉग सुनते होंगे इस सेंटेंस के, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी क्या था कि आप जब इसका अनुवाद करेंगे उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला लग रहा है। सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ आप शेल का प्रयोग करते थे ना, ये वाला। लेकिन यहां पर क्या है, धमकी है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, है ना। तो जब धमकी है तो आप जस्ट अपोजिट साइड क्रिया लगाएंगे, क्या, विल। आई के साथ शेल लगता था तो हम क्या लगा देंगे, विल। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जान से मारना, जान से मारना के लिए क्यों होता है, और ऑब्जेक्ट आपका यू। आपने बहुत से फिल्मों में ये डायलॉग सुना होगा, आई विल किल यू,
आई विल किल यू, आई विल किल यू, ये चीज आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि इसमें धमकी है। आपका एक वाक आ गया, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अक्सर ये भी डायलॉग आपने सुना होगा और लोग अक्सर बोलते भी हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि उसमें अक्सर लोग बोल देते हैं मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। हालांकि मतलब तो कोई नहीं है, बट ये बोलने के लिए है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो इसमें भी कहीं ना कहीं देख लीजिए धमकी का भाव होना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। यानी यदि आपने कार्य नहीं किया या मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, अक्सर ऐसा बोलते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं धमकी का भाव है, तो इसलिए इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। आई के साथ सेल लगाना होता था लेकिन हम लगा देंगे विल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनना डाई। अब किसके बिना? तुम्हारे बिना, तो विदाउट, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। आई विल डाई विदाउट यू, ऐसा बोला जाता है, आई विल डाई विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तो इस तरह से आप ये बनेंगे। तो कहीं ना कहीं धमकी है। अब आवश्यकता के लिए देख लेते, मान लीजिए आपका वाक्य है तुम उससे कल अवश्य मिलोगे। ध्यान से देखिएगा, तुम उससे कल अवश्य मिलोगे। अवश्य मतलब आवश्यकता, जरूर मिलोगे। तो जब इस वाक्य में क्या हो रहा है? आवश्यकता का भाव प्रकट हो रहा है, तो आप जस्ट सेट क्रिया अपोजिट कर देंगे। जैसे यू के साथ आप लगाते हैं क्या? विल लगाते हैं ना, लेकिन आप यहां क्या लगा देंगे? शैल लगा देंगे। यू शैल मिलोगे, सी या मीट, किससे? उससे। तो आप हर लिख दे या हिम लिख दे, क्योंकि यहां पर जो उससे है ये क्लियर नहीं, तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी वो मेल है या फीमेल है, जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए आप यहां हर भी लिख सकते हो और हिम भी लिख सकते हैं। यानी किसी पुरुष से मिलने की बात कर रहा है तो हिम, अगर किसी स्त्री से मिलने की बात कर रहा है तो हाँ। तो अक्सर तुम उससे कल अवश्य मिलेंगे, हमने हर कर दिया, तो यू शैल सी हर। अब बचा क्या? टुमारो। इस तरह से ये बन गया। देखिए यहां यू के साथ भी लगना था ना, लेकिन हमने से लगा क्यों? क्योंकि इसमें भी आवश्यकता का भाव प्रकट हो रहा है। यू शैल सी हर टुमारो, तुम उससे कल अवश्य मिलोगे या तुम उससे कल जरूर मिलोगे। तो आवश्यकता का भाव प्रकट है। इस तरह से आप ट्रांसलेशन बना सकते हो, है ना। मान लीजिए चौथा वाक्य के लिए लेते हैं। तो फिलहाल इसमें देखिए आवश्यकता भी है, या मैं आपसे एक और बोल दूं कि मैं तुम्हें कल एक, ऐसा लिखिए, मैं तुम्हें कल अपनी किताब दे दूंगा। ध्यान से देखिएगा, मैं तुम्हें कल अपनी किताब दे दूंगा, वादा कर रखिए, बिल्कुल पक्का भैया, मैं कल आपको अपनी किताब दे ही दूंगा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है? वादा कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, निश्चितता की ओर बता रहा है कि निश्चित भैया कि मैं कल अपनी किताब तुम्हें दे ही दूंगा, है ना। तो आप इस तरह से इसको भी आप बना सकते हो। आई के साथ सेल लगना था तो आप क्या लगा दोगे? विल, फिर देना का फर्स्ट फॉर्म गिव। किसे दूंगा? तुम्हें। यू क्या दूंगा? अपनी किताब, यानी आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, किताब की अंग्रेजी बुक। किस दिन दूंगा? कल। तो कल की अंग्रेजी आप लिख सकते हो टुमारो। इस तरह से आपका मैं तुम्हें कल अपनी किताब दे दूंगा। तो इजिली आपने देखा विल और शैल का प्रयोग मोनोलॉजी में, और उसकी जो परिभाषा मोनोलॉजी की भी बगैर किसी मुख्य क्रिया के वो आपको पूरा नहीं करते हैं। कोई भी सेंटेंस ले लीजिए जिसमें बगैर मुख्य क्रिया के बना हो। विल है तो किल है, विल है तो डाई है, शैल है तो सी है, विल है तो गिव है। यानी इन सभी को, चाहे विल हो चाहे शैल हो, दोनों को किसी न किसी मुख्य क्रिया को जरूरत पड़ी है वाक्य को पूरा करने के लिए। तो ये था विल और शैल का प्रयोग। अब क्या होता है कि
इतनी चीजें अगर हम जान गए, समझ गए, तो हमें अंग्रेजी बोलने में बहुत आसानी होती है। तो बस इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई कहीं दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स करके जो है बताएं। और जिन जिन टॉपिक को आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए सर, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, इसको जरूरत है, तो उस पॉइंट पर, उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा और आप लोग देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस प्यार बनाए रखिएगा, फिर मिलेंगे।